बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 7 कल आप लोगों का लिए अपलोड कर दिया गया था, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई होप आप लोगों ने सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी और इससे पहले जो अपलोडेड लेक्चर हैं 7 लेक्चर्स जो वो नहीं देख के काइंडली वो जाके पहले वो लेक्चर्स सुने, ताकि एक सीरीज़ में स्टेप वाइज आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर हो। वीडियोस देखने का आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस स्किप कर दी हैं तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब लॉ के बारे में क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स भी समझ नहीं आएंगे। ये लेक्चर नंबर 8 है। ये है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस के बारे में उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने लेक्चर नंबर 7 खास तौर पे सुना होगा और उसको याद किया होगा, उसको समझा होगा। लेक्चर नंबर 7 क्या था? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 में इन डिटेल हमने डिस्कस किए हैं कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम इंटरनेशनल लॉ को बनाते हैं, या इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन क्या होता है। तो जब हम उन सोर्सेज को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमने उस बात से ये नतीजा निकाला कि जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम रेगुलेट करती है इंटरनेशनल लॉज को, उनको बनाने से लेके उनको लागू करने तक, उनकी इन्फोर्समेंट तक। ठीक है, ये तमाम मैटर्स को डील ये करती है। तो आज यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस यूएनओ होता क्या है। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो आप लोगों ने याद कर लेना है, समझ लेना है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन। ये एस्टेब्लिश क्यों की गई थी, इनकी इसका पर्पस क्या है? एस्टेब्लिश टू प्रमोट ग्लोबल कॉरपोरेशन। इसको अंडरलाइन कर लें। इसका मेन मकसद है ग्लोबल कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश करना, उसको प्रमोट करना और मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस। आपको पता है कि जो ममालिक होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ नेशंस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक दूसरे के साथ इश्यूज़ होते हैं, बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ होते हैं, ट्रेड के इश्यूज़ होते हैं, सोवरेनिटी के इश्यूज़ होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं। उन मामलात में उन स्टेट के दरमियान, किसी भी दो स्टेट के दरमियान, दो नेशंस के दरमियान लड़ाई होती है। लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। अब अगर उस डिस्प्यूट को एमिकेबली या पीसफुली उसको रिजॉल्व ना किया जाए तो वो फिर ये जो इंतशार होता है, ये लड़ाइयाँ जो होती हैं, ये बढ़ती चली जाती हैं। एक स्टेट के साथ पार्टीबाजी होना शुरू हो जाती है, एक स्टेट अपने साथ अपने अपने हम ख्याल लोगों को, हम ख्याल जो स्टेट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ते चले जाते हैं, 4 मुल्क एक तरफ, 10 मुल्क एक तरफ, 10-15 मुल्क एक तरफ, 20 मुल्क एक तरफ, इस तरह जब ये दिन ब दिन ये बढ़ती चली जाती हैं और ममालिक एक दूसरे ममालिक की हेल्प करना शुरू कर देते हैं एक मामले के ऊपर, एक लड़ाई के ऊपर, तो आखिरकार ये क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड जो होता है उसका पीस खतरे में पड़ जाता है। जब उसका पीस खतरे में पड़ जाता है और तो वर्ल्ड वॉर होने का खतरा होता है। और इससे पहले वर्ल्ड वॉर्स इस हमारे मुल्क में, यानी हमारी दुनिया में हो चुकी हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बनती हैं। ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके बाद हमारी लीग ऑफ नेशंस, इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए कि जी वो पीस मेंटेन करेगा। उसका मकसद क्या होगा लीग ऑफ नेशंस का? यूएनओ से पहले क्या था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। वो कब बनी? इट वॉज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24 1945। यूएनओ बना है अक्टूबर 1945 में। इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना ज़रूरत महसूस हुई कि यूनाइटेड नेशंस बन जाए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हमारे पास थी लीग ऑफ नेशन, वो इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और क्या हुआ, जब वो फेल हो गई तो वो सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकी वर्ल्ड की और वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज तबाह हुई, लोग बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई, मैसिव किलिंग हुई, बहुत ज़्यादा। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे नुकसान होता है, जानी माली, और तमाम इंसान की जो डेवलपमेंट है, जो इंसान डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हर मालिक एक इंसानियत की तरक्की हो रही है, वो बिल्कुल पीछे आ जाती है। तो जब लीग ऑफ नेशन ये फेल हो गई तो वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई तो जो सारी कंट्रीज़ हैं वो बैठी सर जोड़ के, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें और कोई स्ट्रॉन्ग इदारा बनाना चाहिए जिसका मकसद हो ग्लोबल कॉरपोरेशन, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और उसकी वजह से उन्होंने फिर डिसाइड किया 1945 अक्टूबर 24 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इदारा कायम किया गया।
अब इसकी डिटेल हम पढ़ना चाह रहे हैं क्या, अब इसकी मेंबरशिप कैसे होती है। अब जब ये यूनाइटेड नेशन हमने बना लिया तो इसके जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जो मानेंगी कि हाँ जी हम यूएनओ को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं और अब हम अपने तमाम डिस्प्यूट इसके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक यहाँ जाके रिजॉल्व करवाएंगे। हम आपस में पर्सनल लेवल पे, हुकूमती लेवल पे लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। अपने डिस्प्यूट को जितना हो सका हम जो है ना डिस्कशन के ज़रिए इसको रिजॉल्व करवाएंगे। तो वो जो ममालिक भी इसको मानते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते जाते हैं, इसके मेंबर बनते जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स कहते हैं इसको। तो 193 करंटली ये इंक्रीज होती रहती हैं। जिस तरह कोई स्टेट रिकॉग्नाइज करती है यूनाइटेड नेशन को उतनी ज़्यादा मेंबर स्टेट बढ़ती जाती हैं। करंटली 193 आई थिंक होते हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जिन्होंने ये ट्रीटीज साइन कर रखी हैं कि जी हाँ जी हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट होगा किसी भी तरीके का बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन नेशंस, तो हम उसको यूएनओ के तहत रिजॉल्व करवाएंगे, यूएनओ की बात भी मानेंगे। मेंबरशिप इज ओपन टू सॉवरन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ यूएन मेंबर्स। और इसके अंदर कौन मेंबर स्टेट बन सकती है, जो स्टेट सॉवरन हो, जो इंडिपेंडेंट हूँ। स्टेट का हम लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगी। स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं, वो जब स्टेट वाला लेक्चर आप लोगों का आएगा, इनका जो कमिंग वीक है इसके अंदर आने वाला है स्टेट वाला, तो जब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों के समझने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट वो होगी जो सॉवरन हो, जो खुद मुख्तार हो, ठीक है, जो खुद मुख्तार होगी, इंडिपेंडेंट होंगी, वही यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन सकती हैं, ठीक है। फाउंडिंग एंड स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं। द यूएन वाज क्रिएटेड फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्ड हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उसके नतीजे में यूएन क्रिएट हुआ है, यूएनओ क्रिएटेड हुआ है, ठीक है। इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मेन ऑर्गन। इसके बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, जनरल असेंबली, कंप्राइजिंग ऑल मेंबर स्टेट। जनरल असेंबली में क्या होंगी, तमाम मेंबर स्टेट इन्वॉल्व होंगी। इट इज़ अ फोरम फॉर डिप्लोमेटिक डिस्कशन। इसका मकसद क्या होगा कि तमाम जो मेंबर स्टेट्स होंगी वो यहाँ इस फोरम पे, जनरल असेंबली के फोरम पे आके तमाम जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होंगी वहाँ पर अपने मामलात को डिस्कस करेंगी एक दूसरे के साथ, और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग होगी। हर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, हर एक के प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और ये कहाँ पर होती है, यूएनओ के जनरल असेंबली में। सेकेंड इदारा उसका कौन सा है, दी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का, उसका मकसद क्या होगा, उसका मामला है कि उसने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है, जिस तरह के इसके नाम से पता चल रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल का ये ड्यूटी है कि कहीं पर भी दुनिया में कोई डिस्प्यूट होने वाला है, अराइज हो गया है, तब भी अगर अराइज नहीं हुआ, खतरा है अराइज होने का, तब भी सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करे। उन दोनों कंट्रीज को जिनके दरमियान में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उनके डिस्प्यूट को सुने, समझे, उसके ऊपर डिस्कशन करे, उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग करे, और अगर वो डिस्प्यूट अराइज हो चुका है तो उसका एमिकेबली, उसका जो है ना पीसफुली उसका कोई सोल्यूशन निकालें। इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, Russia, the United Kingdom and United States with veto power and 10 non-permanent members elected for 2-year terms। ये उसका स्ट्रक्चर बता रही हैं। 5 तो आपके परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। चाइना, जो मेन पावर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो 5 हैं। चाइना हो गया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट हैं जो 2 साल के बेस पे, जो 193 स्टेट्स हमने टोटल पढ़ी हैं उनमें से सिलेक्ट होती हैं, 2 साल के लिए इलेक्शन होके वो वहां पर उसका बनती हैं। अब ये जो बनते हैं 10 और 5 मिल के, ये जब भी कोई मैटर आता है इसके ऊपर फिर अपने वोटिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वीटो पावर उसके अंदर होती है कि ये मेन कंट्रीज के पास वीटो की पावर है कि वो अपने फैसले के ऊपर फैसले को एंडोर्स करवा सकें। और जो फैसला सिक्योरिटी काउंसिल कर देगी, जो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, डिस्प्यूट कर रही हैं, या कोई भी इश्यूज है जो अंडर डिस्कशन है, उनको फिर वो चीज़ माननी पड़ेगी। इस तरीके से ये सिक्योर बनाते हैं हमारी सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पे और पीस को, ठीक है। थर्ड ऑर्गन आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है, ये कोर्ट है, ICJ, the principal judicial organ of the UN. It settles legal dispute between states। अब ये क्या करता है कि 2 स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट हो गया,
लड़ाई हो गई, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इशू है, कोई इशू है, आपकी बाउंड्रीज को कोई आपको छेड़ एक एक जो आपकी कंट्री है वो आपकी बाउंड्रीज को की खिलाफ वर्जी कर रही है और इन्वेट कर रही है, आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है, आपकी सोवरेनिटी को उससे खतरा है, तो आपने खुद से, आपकी कंट्री ने, आपकी नेशन ने खुद से वहां पर लड़ाई शुरू नहीं कर देनी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान है, तो इनको अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है कोई भी इनका इशू है, तो वो डिस्प्यूट जाएगा आईसीजे में। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जुडिशियल ऑर्गन है, ये कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये नेशंस के दरमियान कोई भी जो डिस्प्यूट होती है उसके ऊपर फैसले देती है। फिर क्या है, द सेक्रेटरीट है, द सेक्रेटरीट जो ऑर्गन है फोर्थ वाला, उसका काम क्या होता है यूएन के, इसका द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ यूएन लेड बाय सेक्रेटरी जनरल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सारा स्ट्रक्चर तमाम अदर ऑर्गन्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखता है, और इसको जो लीड कर रहा होता है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है बंदा, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। ये जो ऑर्गन है, ये नाम से सब पता है, ये क्या करता है, ग्लोबल इशूज के जो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज होते हैं कंट्रीज के दरमियान, उनको उनके ऊपर रेगुलेट करता है, उनके ऊपर फोकस होता है मेन। फिर नंबर 6 क्या है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, करंटली इनएक्टिव है ये ऑर्गन 6 जो है, ठीक है। इसका काम क्या था, इसका मकसद क्या था, ओवरसॉ ट्रस्ट टेरिटरीज दैट वर नॉट येट फुली सेल्फ गवर्निंग। जो टेरिटरीज या वो इलाके जो फुली स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, जो इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट नहीं है, जो खुद से अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं कर रहे, उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं और उनको देखते हैं। और फिलहाल ये जो आपका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये इनएक्टिव है। ये हमारे हो गए 6 ऑर्गन्स। अब हम पढ़ते हैं जनरल पर्पस एंड प्रिंसिपल क्या है यूनाइटेड नेशंस का। नंबर 1, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, मेन फोकस इसका मकसद ही है इसको बनाने का। फिर क्या करता है, प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सुलह सफाई से हल करना इनका पर्पस है, और रिस्पेक्ट क्रिएट करना तमाम जगहों पे ह्यूमन राइट्स की, जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो जो है इंसान को मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वो जो आपको किसी रंग नस्ल की बुनियाद पे, कंट्री की बुनियाद पे नहीं मिलते, बल्कि आपको ह्यूमन होने की वजह से वो राइट अवेलेबल होता है। अगर आप इंसान हैं, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस नस्ल से है, किस मजहब से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं तो बेसिक इंसानी हकूक हैं आप लोगों के, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनको सेफ गार्ड करना, मेन उसकी रिस्पेक्ट को मेक श्योर करना यूनाइटेड नेशन का काम है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सच एज सॉवरन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि जी सॉवरन इक्वलिटी ऑफ स्टेट, तमाम स्टेट्स, चाहे वो स्टेट बड़ी है या छोटी है, पावरफुल है या इतनी ज़्यादा उसके पास पावर नहीं है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई स्टेट सॉवरन है तो वो इक्वल है, ठीक है। एक मोटिव, मेन मकसद, मेन प्रिंसिपल यूएनओ का ये है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। अब कोई भी बड़ी स्टेट इंटरनल अफेयर ऑफ द जो छोटी स्टेट है उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये यूनाइटेड नेशन का बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर दो स्टेट के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करना भी मकसद है यूएनओ का, ठीक है। फिर हमारा क्या है, पीस कीपिंग। वन ऑफ द यूएन्स मोस्ट विजिबल फंक्शन इज पीस कीपिंग। It deploys peacekeepers to conflict zones to help implement ceasefires and monitor peace agreements. अगर अब कोई ऐसे जोन्स हैं, ऐसी जगहें हैं दो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ममालिक आपस में लड़ पड़े हैं, तो वहाँ पर बाकायदा बंदे डिस्प्यूट किए जाते हैं, पूरी टीमें जाती हैं, वहाँ पर सीज फायर करवाया जाता है और एग्रीमेंट किए करवाए जाते हैं आपस में उन ममालिक के दरमियान कि आप लोग अपना जंग को ख़त्म करें, जंग बंदी करवाई जाती है। और उसके बाद उस जंग बंदी को, उस जो एग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर वो दोनों कंट्रीज फुलफिल उसको कर भी रही हैं कि नहीं, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। फिर क्या करती है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की प्रोटेक्शन भी आपके यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड, द यूएन पर्टिकुलरली थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द ऑफिसर फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स
provides humanitarian aid to पीपल अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा तमाम भी इंसानों को जहाँ पर भी मदद की ज़रूरत है उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, मुख्तलिफ जो एन जी ओज़ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस बनाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जिनको हेड कर रहा है, जिनको स्पॉन्सर कर रहा है, उसका काम क्या है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन पे या डिजास्टर जो वर्ल्ड वाइड हुआ है उधर के बंदों की, अगर बंदों को वहाँ पर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प प्रोवाइड की जाए। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, जिस तरह आजकल ये चल रहा है कि हर जो मुल्क है वो न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में है। यही समझा जाता है कि न्यूक्लियर पावर जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ होंगी, जितना ज़्यादा कंट्री न्यूक्लियर पावर होगी उतनी ज़्यादा वो पावरफुल होगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर होना या ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक का न्यूक्लियर पावर बनना इंटरनेशनल पीस के लिए ख़तरा है। इंटरनेशनल पीस को इससे ख़तरा है। इसलिए ख़तरा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक न्यूक्लियर पावर रखेंगे तो जब भी कोई डिस्प्यूट उनको अराइज़ होगा तो ये ख़तरा हो जाता है कि उनमें से अगर एक बंदा भी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर लेता है तो उसका जो असर होता है, इम्पैक्ट होता है, वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है और आलमी जंग भी हो सकती है। और आलमी जंग अगर न्यूक्लियर पावर के ज़रिए हो, पहले जंगें होती थी और तरीके से, सिर्फ हल्के लेवल के ऊपर जो जो 2 कंट्रीज़ लड़ रही हैं, 4 कंट्रीज़ लड़ रही हैं, सिर्फ उन्हीं का नुकसान होता था, माली भी, जानी भी, हर तरीके का, स्ट्रक्चर का भी। लेकिन अब जब से न्यूक्लियर पावर्स आई हैं, जब बनी है कंट्रीज, तो अब ये खतरा हो गया है कि अब अगर कोई जो भी लड़ाई होगी और वो वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो, और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अगर हो जाएगा, उसमें मिसाइल्स चल जाएंगे न्यूक्लियर जो हमारे हैं, तो वो वर्ल्ड लेवल पे पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रीएम्प्टिव तौर पे यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है कि वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, एक तो वो मुख्तलिफ तरह के सैंक्शंस लगा देती हैं कंट्रीज़ पे कि न्यूक्लियर वेपन अपने बनाने नहीं है, और जिन ममालिक ने बना भी लिए हैं तो उसको इन्हेंस नहीं करना, इसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको ख़त्म करने की तरफ उनका रुझान होता है ताकि कम से कम इस दुनिया को ख़तरा हो सके इंसानों की वजह से या इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और इम्पॉर्टेंट इनका पर्पज़ है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसका आपका ये आगे, यूनाइटेड नेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब हम यूनाइटेड नेशन को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल लॉ का मेन प्राइमरी सोर्स आप समझ रहे हैं। थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी ट्रीटीज पढ़ी थी हमने, कन्वेंशन पढ़ी थी, जो हमने पढ़े हैं लेक्चर नंबर 7 में भी डिस्कस की हैं, वो सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर ही साइन होती हैं। जितनी रेजोल्यूशंस होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती हैं, चाहे वो आईसीजे ने डिसीजन किए हैं, चाहे वो रेजोल्यूशन जनरल असेंबली ने पास की हैं, चाहे वो कन्वेंशन और ट्रीटीज पास हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तमाम ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही साइन होती हैं ट्रीटीज। ठीक है। अब ये क्या सोर्सेज हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, द यूएन सर्व्स एज अ फोरम फॉर मेंबर स्टेट टू नेगोशिएट, ड्राफ्ट एंड अडॉप्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। लेक्चर नंबर 7 में हमने सिर्फ एज ए सोर्स ऑफ लॉ इसको पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये साइन कैसे होती हैं ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। यूएन जो है ना, एक फोरम प्रोवाइड करता है तमाम मेंबर स्टेट को कि आप निगोशिएट करें, आपस में बातचीत करें, उसके बाद अपने ड्राफ्ट बनाएं उस ट्रीटी के, उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो रिटन आर्गूमेंट आप फॉर्मल करना चाह रहे हैं उसको करें, उसके बाद उसको साइन करें। दीज एग्रीमेंट्स कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ इशूज फॉर ह्यूमन राइट्स। देखें अब जैसे ये कैसे हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट के ऊपर हमारे पास है ट्रीटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको कहते हैं यूडीएचआर। ठीक है। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज। इस तरह जितने भी इश्यूज आते रहते हैं उनके ऊपर निगोशिएशन होती है, ड्राफ्ट बनते हैं और उसके बाद उस ड्राफ्ट के ऊपर साइन किए जाते हैं और इस तरह ट्रीटीज और कन्वेंशन बनती हैं। दीज ट्रीटीज बिकम बाइंडिंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अपॉन रेक्टिफिकेशन बाय मेंबर स्टेट। अब जब मेंबर स्टेट इसको रेटिफाई कर लेती हैं, इसको साइन कर लेती हैं, इसको इसके सिग्नेटरी बन जाती हैं, तो उन मेंबर स्टेट को इसके मुताबिक अपने मुल्क पे इसको फॉलो करना और इसके ऊपर अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करवाना, इस इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्या करती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मुख्तलिफ तरह की रेजोल्यूशंस पास करती है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमने सेकंड ऑर्गन पढ़ा था, हैज़ द अथॉरिटी अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन एम्ड एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो मुख्तलिफ तरह की रेजोल्यूशंस पास करती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। दीज रेजोल्यूशंस आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर स्टेट एंड
can impose sanctions, authorize the use of force, and establish peacekeeping missions, making them significant source of international law in the realm of peace and security. अब ये रेजोल्यूशंस क्या करती हैं, तमाम मेंबर स्टेट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के सैंक्शन इम्पोज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये सैंक्शन इम्पोज कर सकती हैं कि आप लोगों ने किसी ने भी यूज ऑफ फोर्स नहीं करना, ठीक है। अगर कोई आपस में लड़ाई हो जाती है तो ये ऑथोराइज करना कि आप इस्तेमाल फोर्स कर सकते हैं कि नहीं, आप जंग का ऐलान कर सकते हैं कि नहीं। जंग का ऐलान अगर आपने कर भी दिया है तो आप उसमें कौन कौन से तरह के किस किस तरह के वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह की मुख्तलिफ रेजोल्यूशन ये पास करती रहती है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा ये भी पास करती रहती है कि जो दो डिस्प्यूट हुए हैं उनमें से कौन गलत है कौन सही है, इस तरह की रेजोल्यूशन पास करती है। जनरल असम्बली रेजोल्यूशन भी, जनरल असम्बली हमने थर्ड ऑर्गन पढ़ा था, ये क्या करती है, ये भी रेजोल्यूशन पास करती हैं। अब ये मुख्तलिफ जिस तरह इनके प्रिंसिपल्स हैं, पर्पसेस हैं, उसी के लिहाज से इनकी रेजोल्यूशन के टॉपिक भी फर्क होंगे, इश्यूज भी फर्क होंगे। वाइल जनरल असेंबली रेजोल्यूशन वाज नॉट लीगली बाइंडिंग, जो हमने पढ़ा है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन जो जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती, इस तरह जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होती है। दे डू कैरी कंसीडरेबल पॉलिटिकल एंड मॉरल वेट, इसका सिर्फ पॉलिटिकल और मॉरल वेट होता है। ये इस रेजोल्यूशन में अगर फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है या यानी कि या लड़ाई हो रही है किस डिस्प्यूट के और मसला कश्मीर के ऊपर, तो जनरल असम्बली में मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पास की जाती हैं। वो लीगली बाइंडिंग नहीं होंगी दोनों कंट्रीज पे, लेकिन पॉलिटिकली और मॉरली अगर उसको देखा जाए तो उसकी वेटेज होगी। दे कैन हेल्प शेप कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, और इसके जरिए हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस बनती हैं और इंटरनेशनल लॉ बनता है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को सोर्सेज वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एज ए सोर्स बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो यहाँ पर इसको पॉज करके पहले वो वाला लेक्चर सुनेंगे, फिर उनको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ट्रिब्यूनल क्या करती है। द यूएन हैज एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ कोर्ट्स सिविल साइड की भी क्रिमिनल साइड की भी वहां पर एस्टेब्लिश कर दी है। इनका काम क्या है, विच इंटरप्रेट एंड अप्लाई इंटरनेशनल लॉ इन केस ब्रॉट बिफोर देम। अब इनमें अगर कोई भी केस गया है, कोई भी एक कंट्री केस लेके गई है अपना कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो इंटरनेशनल कोर्ट्स जो होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसके ऊपर डिसीजन देती है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। देयर डिसीजंस एंड जजमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स, और इनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोडिफिकेशन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। द यूएन हैज अंडरटेकन इनिशिएटिव टू कोडिफाई एंड डेवलप इंटरनेशनल लॉ। अब यूएन ने ये काम किया है, ये जो ट्रीटी साइन हो रही हैं या अदर सोर्सेज हमने पढ़े हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता कोडिफिकेशन करना। कोडिफिकेशन का मतलब क्या, जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है उनको समझाने के लिए, जिससे इसको बुक की फॉर्म में लेके आना, रिटन फॉर्म में लेके आना, ताकि आने वाले लोगों को एक फुल फ्लेज एज ए सब्जेक्ट वो लॉ मिल सके। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ILC कहते हैं इसको, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग कन्वेंशन ऑन टॉपिक लाइक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हेल्पिंग टू क्रिएट न्यू लीगल नॉर्म। जिस तरह ILC इंटरनेशनल लॉ कमीशन का काम क्या है कि वो मुख्तलिफ तरह के कन्वेंशंस और मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो सेटल डाउन करेगी, लिखेगी, राइट करेगी, किसके ऊपर, कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एक दूसरे को लेके, कैसे हम एक दूसरे की स्टेट्स को की जो बाउंड्रीज हैं उनकी इज्जत कर सकते हैं, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर आते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपस में स्टेट से ट्रेड कैसे कर सकती हैं, आपस में आपकी तिजारत कैसे होगी, आपके पॉलिटिकल इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे, आप कैसे इस तरह के स्टेट बनेंगे कि आप बाकी आने जो दूसरी स्टेट्स इस दुनिया में रह रही हैं उनके साथ पीसफुली रह सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक तरह के लॉस क्रिएट करते हैं और उसकी कोडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ नंबर 6 है, ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स पास किए जाते हैं। जिस तरह यूएन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ न्यूमरस ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब जो इंसान के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं इसके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंट है, उसको कहते हैं ICPR, ठीक है। ICCPR होता है कन्वेंशन, फिर पास होता है चिल्ड्रंस के राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे हैं, UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन पास कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंडर पास होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये ट्रीटीज क्या करती हैं, ये कन्वेंशन और ट्रीटीज कि ये इंटरनेशनल लेवल पे सेट कर देती हैं स्टैंडर्ड्स कि ये इंटरनेशनल लॉ है, तमाम कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग है, तमाम कंट्रीज़ इन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इनकी वायलेशन नहीं कर सकती।
ठीक है। फिर क्या करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट्स ये साइन करता है, यूएन के अंदर होते हैं मुख्तलिफ जो हमारे ट्रेड होती हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं जनरल इशूज़ पे, ग्लोबल इशूज़ के ऊपर, ट्रेड पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में करते हैं। तो ये तमाम जो एग्रीमेंट साइन हो रहे होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हों, चाहे वो ट्रेड की प्रोटेक्शन के लिए हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हों, इस पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस कंडक्ट करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या सॉफ्ट लॉज भी इनको कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशन बनाता है। द यूएन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट लॉज, सॉफ्ट किस्म के लॉज प्रिंसिपल बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है, जिसकी वजह से जिसको फॉलो करती हैं तमाम कंट्रीज। ये जो सॉफ्ट लॉज होते हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती, एक तरह के सजेशन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या होता है स्टेट के बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए होते हैं, और इसके ऊपर नेक्स्ट जाके आगे ट्रीटी मेकिंग होती है, फ्यूचर ट्रीटी मेकिंग के लिए ये एज ए फाउंडेशन बनते हैं सॉफ्ट लॉज। एक तरह की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये सजेशंस होती हैं कंट्रीज को कि आप लोगों ने अपने फ्यूचर में कैसे अपने ममालिक को लेके चलना है और अपने अफेयर्स को कैसे रेगुलेट करवाना है, ताकि दुनिया में तमाम कौमें, तमाम नेशन, तमाम स्टेट्स पीसफुली रह सकें। ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन हो गया यूनाइटेड नेशंस का, हमारा ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। इसका जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। 7 लेक्चर, ये 15 एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यू नंबर 1 है। इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नंबर 2 पढ़ती जाती हूँ मैं। Which UN organ is responsible for adopting resolutions that are legally binding on all member states regarding international peace and security? MCQ number 3. What is the significance of General Assembly resolution in terms of international law? 4. Which UN body plays a crucial role in the interpretation and application of international law in cases brought before it? 5. In the realm of human rights, what role does the UN play in the development of international law? 6. What is the primary goal of UN's involvement in peacemaking, peacekeeping, and conflict resolution efforts? 7. Which type of UN agreements become part of international law when ratified by member states? 8. What is the term soft law in the context of UN? MCQ number 9. In the realm of international law, which UN organ is responsible for the peace, settlement of disputes, and issues legal judgments? Number 10. What is the primary purpose of UN's International Law Commission, ILC? 11. Which of the following is not a binding source of international law? 12. What is the primary role of the UN in the creation and development of human rights law? 13. The United Nations often hosts international conferences that lead to the adoption of ABCDA, right option को आपने choose करना है. 14. Which UN body is responsible for addressing disputes related to state responsibility and diplomatic relations? Number 15. In international law, what do hard law sources typically refer to? ये आप लोगों के आंसर कीज़ हैं। पहले आप लोगों ने ये जो है ना लिख लेने हैं स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद उसको अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने के बाद अपने जो राइट आंसर हैं उनको आप लोगों ने इस आंसर की के साथ मैच करना है, और फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों ने ऑनेस्टली बताना है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और रोल नंबर साथ ज़रूर मेंशन करना है। ख़ासतौर पर फोरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना नाम और रोल नंबर साथ ज़रूर मेंशन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और आपने प्रेस कर लेना है बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो के लिए, और कमेंट में करना है आपने अपना इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट में आप लोगों ने अपनी आंसर कीज़ मेरे साथ शेयर करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, है ना? हो गया।